Hello students, my name Jagmender, lecturer physics, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बादलपुर गौतम बुद्ध नगर। लॉकडाउन में फिजिक्स से संबंधित कोई भी टेंशन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट्स फ्रीली एकदम फ्रेश माइंड से एकदम फिजिक्स को पढ़ें। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आज हमारा नया टॉपिक या नई यूनिट जो है वो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट होती है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी। उसी में एक प्रॉपर्टी है उसकी ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। क्या है? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट या प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार का नेचर रखता है। एक वेव नेचर रखता है और दूसरा पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर रखता है और दूसरा पार्टिकल नेचर रखता है। प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति रखता है, एक तरंग प्रकृति व दूसरी कण प्रकृति। हम तरंग प्रकृति को इंग्लिश में वेव नेचर कहते हैं और कण प्रकृति को हम पार्टिकल नेचर कहते हैं। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि उसमें पार्टिकल नेचर क्यों है और वेव नेचर क्यों है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव नेचर के बारे में। जो हमारा वेव नेचर है, जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, वो इंटरफेरेंस का भी शो करती है और डिफ्रैक्शन भी शो करती हैं और पोलराइजेशन भी उसमें होता है। ये तीनों चीज़ें होना तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब लाइट एक वेव की तरह बिहेव करे। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि लाइट में वेव नेचर होता है या वेव की तरह व्यवहार या बिहेवियर करती है। अब दूसरी बात आती है फिर पार्टिकल नेचर की। किसकी आती है? पार्टिकल नेचर की। अब पार्टिकल नेचर में क्या है? जो प्रकाश से जो लाइट होती है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है। क्या शो करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये तभी संभव है जब वो कण यानी कि पार्टिकल नेचर रखता हो। तो इस फिनोमिना से ये शो हो जाता है कि जो लाइट है या प्रकाश है वो पार्टिकल नेचर भी रखता है। तो इन दोनों के बेस पे ही हम ये शो कर पाते हैं कि लाइट हैव द ड्वेल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब इसी को डी ब्रोगली ने देखते हुए कि जब लाइट ड्वेल नेचर रखती है, वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है, तो उसने कहा इसी प्रकार कोई गतिमान या जो मोशन कर रही है कोई बॉडी, वो भी एक वेव की तरह बिहेव करेगी। एक वेव की तरह बिहेव करेगी, यानी कि कोई गतिमान वस्तु भी एक वेव की तरह बिहेव करेगी। तो फिर डी ब्रोगली ने उसी में एक रिलेशन निकाला जिसे हम निम्न प्रकार ड्राइव करेंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट कि एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब एनर्जी ऑफ फोटोन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट या फोटोन। फोटोन का मतलब लाइट भी किसकी है? फोटोन की है। फोटोन को लाइट कहते हैं क्योंकि वो क्वांटे की फॉर्म में होती है। तो अब हम क्या करेंगे? c इज द स्पीड ऑफ लाइट और या फोटोन, m इज द मास ऑफ फोटोन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो mc स्क्वायर इजकल टू एच न्यू, m इजकल टू एच न्यू अपॉन c स्क्वायर। अब हमने मास के इक्वली से निकाल लिया है। अब हम इसमें निकालेंगे मोमेंटम। अगर किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालना है तो उसकी वेलोसिटी को उसके मास से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मास इंटू वेलोसिटी इजकल टू मोमेंटम। अब हम क्या करेंगे? इस m को हम c से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटोन। तो p इजकल टू m इंटू सी इजकल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। ये इक्वल आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी के। किसी इक्वल आ जाएगा? एच न्यू अपॉन सी के। तो एक इक्वेशन होती है, हम जानते हैं कि c बराबर न्यू लैम्डा।
जो प्रकाश या स्पीड ऑफ लाइट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और इनटू उसकी वेवलेंथ के बराबर होता है। तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। हमने इसमें इसे न्यू को वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम यहाँ पर यहाँ पुट कर देंगे। तो P बराबर एच अपॉन सी इंटू सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इजगल टू एच अपॉन लैम्डा। तो P इजगल टू एच अपॉन लैम्डा। अब इसमें वेवलेंथ और मोमेंटम में एक रिलेशन निकल आया है। अब मोमेंटम में भी रिलेशन है और वेवलेंथ में भी रिलेशन है। इसका मतलब मोमेंटम है तो वो पार्टिकल की तरह है, वेवलेंथ है तो वो वेव की तरह है। अब डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई गतिमान वस्तु भी एक वेव की तरह बिहेव करेगी। तो लैम्डा इजगल टू एच अपॉन पी इजगल टू एच, लैम्डा इजगल टू एच अपॉन पी इजगल टू एच अपॉन एम वी। हमने पी को किस में लिख दिया एम वी में, और यहां पर वी क्या है पार्टिकल वेलोसिटी, और ये लैम्डा क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मैं बता ही चुका हूं आपको कि जिस तरह प्रकाश तरंग व कण दोनों की प्रकृति रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक गतिमान वस्तु भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो डी ब्रोगली ने कंफर्म कर दिया हुआ कि जो लाइट है वो ड्वेल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसमें हमने एक फार्मूला भी निकाला। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कोई रे किसी प्लेन पे इंसिडेंट होगी और वो उसी से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ये एक प्लेन है, इस पे रे इंसिडेंट हो रही है और इसी से क्या हो रही है रिफ्लेक्टेड हो रही है, और ये क्या है आपका नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। तो इसकी क्या कंडीशन होगी इसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in the same plane, all lie in the same plane, यानी कि तीनों जो है वो एक ही प्लेन में होंगे। तो इसमें क्या फिर क्या दूसरी कंडीशन होगी, जो इसमें इंसिडेंट एंगल होगा वो इक्वल टू होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, जो इसमें इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। अब हम बात करेंगे किसकी, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात करेंगे, रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है, क्या होती है ट्रांसमिट, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब इसमें क्या होगा कि अगर सेम माध्यम है, मीडियम सेम है, तो उसमें लाइट क्या होगी वो सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। अगर मीडियम डिफरेंट है, इंसिडेंट का मीडियम अलग है, रिफ्रैक्टेड का मीडियम अलग है, तो उसमें लाइट जो है वो सीधी नहीं जाएगी। अब इसमें दो कंडीशन होगी, अगर कोई रे रेयर मीडियम या विरल मीडियम से डेंसर मीडियम या सघन माध्यम में जा रही है, तो वे बेंट हो जाएगी लाइट की जो रे है वो टुवार्ड टू नॉर्मल। अगर कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जो ट्रांसमिट रे होगी, रेफ्रैक्टेड रे होगी, वो अवे हो जाएगी फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगी वो दूर हट जाएगी, इसमें क्या होगी नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब रे रेयर मीडियम से किस में जा रही है डेंसर मीडियम में, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वो बड़ा होगा किससे रेफ्रैक्टेड एंगल से, और इसमें इंसिडेंट एंगल छोटा होगा किससे रेफ्रैक्टेड एंगल से, क्योंकि ये किस में जा रही है रेयर मीडियम में, किस मीडियम से डेंसर मीडियम से। अब इसी को और अच्छी तरह समझने के लिए स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है,
स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या है कि तो हम पहले पढ़ चुके ऊपर ही कि अगर सेम मीडियम में जा रही है तो लाइट स्ट्रेट जाएगी, उसमें कोई भी बेंड नहीं होगा। अगर मीडियम अलग अलग हैं तो उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल अलग होंगे। तो अब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का दोनों का रेशो एक कांस्टेंट के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं स्नेल लॉ। अब क्या है इसमें, ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है एन एन डैश, और ये ओ बी आपका रेफ्रैक्टेड रे है। μ1 और μ2 इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। क्या है यहाँ पर, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसे और अच्छा तरह समझने के लिए एक और रिलेशन है इसमें, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू μ2 अपॉन μ1 इजकल टू सी अपॉन वी इजकल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। अब इसे, ये फार्मूला है पर ये है कैसे, अब इसे समझेंगे। लैम्डा ए इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, लैम्डा जी इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ये ग्लास के अंदर लाइट की वेवलेंथ है, ये एयर के अंदर लाइट की वेवलेंथ है। अब हमने पढ़ लिया है कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए, यानी कि म्यू जी ये ग्लास का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये एयर का। अब ए म्यू जी दिस इज द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब हमें किसी भी मीडियम का अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और जिसका निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हम ग्लास का निकालना है तो ग्लास के में लाइट की स्पीड को एयर की स्पीड में जो है उसके रेशो में रखेंगे। तो लाइट की स्पीड जो एयर में वो सी होती है और मीडियम में ग्लास में या वी है, सी अपॉन वी। अब ये किसके बराबर आ गया, ए म्यू जी, ये किसके बराबर है, म्यू जी अपॉन ए। तो ये इसके बराबर आ गया, यहाँ पर ये इक्वल हो गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, तो ये सी अपॉन वी आ गया, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट हम पीछे पढ़ चुके, सी बराबर न्यू लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा, और ये एयर में है तो लैम्डा ए। अब ये वी है तो यहाँ पर न्यू लैम्डा जी। अब दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। ट्रांसमिट होते वक्त, रेफ्रैक्टेड होते वक्त लाइट को किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, केवल वेवलेंथ ही उसकी क्या होती है, चेंज होती है। तो न्यू से न्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आपका क्या, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, और यहाँ पर किसके बराबर आ गया, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। तो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, या म्यू जी अपॉन म्यू ए इजकल टू सी अपॉन वी इजकल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। जो साइन आई अपॉन साइन आर है, ये जो कांस्टेंट है, ये रेस्पेक्टिवली एक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, स्नेल लॉ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे लेंस। किसके बारे में, लेंस। एक्चुअली जो हमारा सिलेबस है उसमें पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस को पढ़ने से पहले हमें लेंस के बारे में पढ़ना होगा। जो लेंस है हमारे, वो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। जो हमारा पहला कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंट लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली सभी रे उसके एक बिंदु फोकस पर कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इस लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है, और उसमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट और इमेज में एक रिलेशन होता है, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। u क्या है यहाँ पर, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज।
अब इसी में दूसरा लेंस होता है हमारा कॉनकेव लेंस। इसको हम डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब ये क्या करता है? लाइट को, रे को डाइवर्ट करता है। क्या करता है? डाइवर्ट करता है। जिस तरह ये डाइवर्ट हो रही है और ये उसके फ्रंट पे जाके कहीं एक फोकस पर कन्वर्ट होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये क्या हो रही है? हमारी डाइवर्ट हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि कॉनकेव लेंस इज द डाइवर्जेंट लेंस। इसकी फोकल लेंथ माइनस में होती है। किस में होती है? माइनस में। इसमें भी एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ में, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब ये चीजें हमने थोड़ा पढ़ ली हैं। अब इसको हम यूज किस में करेंगे? पावर ऑफ लेंस में। पावर ऑफ लेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज या डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। यानी कि किसी भी लेंस का वह गुण जो रे को बेंट या मोड़ने की क्षमता रखता हो, उस क्षमता को हम लेंस की शक्ति या पावर ऑफ लेंस कहते हैं। हम इसे डिनोट करते हैं किससे? P से। और ये फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो P इक्वल टू 1/f। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट इन मीटर पर मीटर। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। जो हम फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा मीटर में लेंगे। अगर हमने फोकल लेंथ को मीटर में नहीं लिया, क्योंकि ये पर मीटर है, पर 1 मीटर बराबर डायोप्टर है, तो वो फिर सेंटीमीटर में आएगा। इसका मतलब वो न्यूमेरिकल या वो जो फार्मूला है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंडीशन है, नोट्स है, वो हम पढ़ेंगे। इफ अगर f बराबर 1 मीटर हो, अब किसी की फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो P बराबर 1/f, 1/, तो ये 1 डायोप्टर या 1 पर मीटर, 1 पर मीटर। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में होती है। जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव में होती है। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखना है। अब चौथी कंडीशन इसमें क्या है कि इफ यदि f बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो देन P, तो पावर क्या होगी? तो f बराबर 20 सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में। तो 0.2 मीटर। तो P बराबर 1/f, तो 1/0.2 इक्वल टू 5 डायोप्टर। क्या आ गया हमारा? 5 डायोप्टर या 5 पर मीटर। F ऑलवेज इन मीटर। F को आपको किस में लेना? ऑलवेज। फोकल लेंथ को किस में लेना है? मीटर में लेना। अगर आपने मीटर में नहीं लिया, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपका वो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब इसमें पांचवी कंडीशन है, यदि 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे से सटाकर यानी कि कंबाइन करके रख दिए जाएं, तो कंबाइन होने वाले लेंसों की पावर क्या होगी? पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। तो P इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश, जितने भी उसमें जुड़े हुए हैं सबको इसी फार्मूले में रखते चलेंगे। और कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश डैश, जो भी जितने भी लेंस होंगे सबकी एक कंबाइंड फोकल लेंथ इस फार्मूले से निकल आए। अब चौथी कंडीशन है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कॉन्वेक्स लेंस 1 कॉनकेव लेंस, देन P इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो क्योंकि ये कॉनकेव है, उसकी फोकल लेंथ जो डायोप्टर है वो माइनस में होता है और इसका पॉजिटिव, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। और उसमें क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा था।
अब दूसरा है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो वेयर m इजकल टू मैग्निफिकेशन, hi इज द हाइट ऑफ इमेज, ho इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m इजकल टू h2 अपॉन h1 इजकल टू hi अपॉन o या v अपॉन u भी हम उसे लिख सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्लियर बन के हुआ m इजकल टू hi अपॉन ho इजकल टू v अपॉन u। या तो हमें ये कन्फर्म हो या ये कन्फर्म हो। अगर ये दोनों कन्फर्म है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, अगर ये हमें दोनों कन्फर्म है तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, और इसमें किसी भी से पढ़िए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से इसमें से डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।